वेलकम बैक दोस्तों। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वंडरशेयर। वंडरशेयर कंपनी ने एक ऑसम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है PDF एलिमेंट और ये सॉफ्टवेयर विंडोज और मैक OS दोनों पर भी अवेलेबल है। चलिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। PDF एलिमेंट के जरिए आप किसी भी PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। आप किसी भी पैराग्राफ को, टेक्स्ट को या इसके एलिमेंट्स को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं जैसा आप वर्ड में यूज करते हो, और उसी तरह टेक्स्ट के फॉन्ट्स एंड कलर्स को भी एडिट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि इमेजेस को भी बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं जैसा इसमें दिखाया गया। और आप अपने PDF फाइल में फॉर्म भी बना सकते हैं जैसा चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन। और ये PDF एलिमेंट बहुत सारे लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है जैसा कि आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हो। और एक फीचर है वाटरमार्क का। अपने PDF फाइल में आप खुद का वाटरमार्क लगा सकते हैं या तो इमेजेस भी लगा सकते हैं। अपने PDF फाइल को आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, JPEG, GIF, HTML एक्सेट्रा। PDF एलिमेंट बैच क्रिएशन भी सपोर्ट करता है और उन बैच फाइल्स को किसी भी फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हो जैसा कि मैंने ऊपर बताया गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने PDF फाइल को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो उसे पासवर्ड देके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो भाइयों और उनकी बहनों, लो आपकी मूवी आ गई। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, टू मच यार। तो मूवी का नाम है एजेंट साई श्रीनिवासा आत्रेया और एक साउथ इंडियन मूवी है यानी तेलुगु मूवी। और इस मूवी को आप हिट मूवी से कंपेयर कर सकते हो। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट है, सस्पेंस है और मूवी बेहद थ्रिलिंग है। और इस मूवी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से और ऑफ कोर्स इसका नाम साई श्रीनिवासा आत्रेया है और भोपाल में ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। सडनली इसको अपने मामा से एक कॉल आता है और श्रीनिवासा को अपने गांव जाना होता है यानी नेल्लूर AP में है जहाँ पे मैं रहता हूँ, क्योंकि इसकी माँ की डेथ होगी। और बाद में पता चलता है कि इसके आने तक इसकी माँ का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। श्रीनिवासा अपनी माँ को आखिरी नजर तक देख नहीं पाया। तो उसके 3 साल बाद साई श्रीनिवासा आत्रेया अब एजेंट बन चुका है, यानी LIC वाला एजेंट नहीं, डिटेक्टिव वाला एजेंट। और अपने ही गांव में यानी नेल्लूर में ही अपनी एक छोटी सी ऑफिस खोल के बैठा है। और एजेंट के साथ में जो लड़की है इसका नाम है स्नेहा, और स्नेहा न्यूली जॉब ज्वाइन हुई है। और यहाँ पर एजेंट स्नेहा को कुछ हॉलीवुड सस्पेंस मूवीज दिखा रहा होता है जैसे LA कॉन्फिडेंशियल, जो हाल ही में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, यानी कैसे क्लूज को ढूंढते हैं, कैसे केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं वगैरह वगैरह। और स्नेहा का आज पहला दिन है और एजेंट भी इन्हीं मूवीज को देखकर इंस्पायर हुआ है, स्पेशली शर्लॉक होम्स। और एजेंट शर्लॉक होम्स को अपना गॉड मानता है कि तभी एजेंट को उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है, यानी किसी जगह पर कोई शख्स मर गया है और ये बात पता नहीं कि वो मर्डर है या सुसाइड। इसी बात को पता करने के लिए एजेंट स्नेहा को वहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं। उन 2 पुलिस वालों को अपना ID कार्ड दिखाता है, यानी FBI। ये FBI का लोचा क्या है आपको आगे बताऊंगा। तो अंदर आने के बाद एजेंट किसी शॉपिंग मॉल की ओपनिंग होती है ना, उस तरह उस रिबन को कट करता है और एंटर हो जाता है। हाँ, इस मूवी में बीच बीच में कॉमेडी भी है। और यहाँ पर एजेंट उस रूम की और उस लाश की बहुत डीप से इंस्पेक्शन करने लगता है और ये कंक्लूड करता है कि ये एक मर्डर है, यानी जो मरने वाला इंसान था वो लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन उसके हाथ में जो गन थी वो राइट हैंड में थी। यही बात एजेंट अपने असिस्टेंट स्नेहा को समझाने लगता है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और ये पुलिस वाला एजेंट से पूछता है, कौन है बे तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एजेंट कहता है, सर आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, ये क्लीन मर्डर है। तो वो इंस्पेक्टर एजेंट से कहता है, हमको भी पता है ये मर्डर है, अभी अभी इसके फ्रेंड ने खुद कबूल किया है, और तुम अंदर कैसे घुसे चला है, कौन हो बे तुम? तो एजेंट अपना ID कार्ड दिखाता है, FBI यानी फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फातिमा इसका पहला प्यार है, इसी के नाम पे ये FBI खोल के बैठा है। ये सुनने के बाद ये इंस्पेक्टर उन दोनों को बहुत प्यार से बाहर धक्का देता है। तो दूसरे दिन एक कांस्टेबल अपने साथ 2 लोगों को एजेंट के पास लाता है, यानी इन दोनों ने मंदिर के पास चोरी किया था और दोनों का यही कहना है कि उन्होंने उन पैसों को नहीं चुराया। तो ये सुनने के बाद एजेंट एक छोटे से स्लिप में कुछ लिखता है और उस स्लिप को अपने असिस्टेंट स्नेहा को देता है और वहीं पर पूछताछ करने के बाद एजेंट उस चोर को पकड़ लेता है। इसके
बदले में वो कांस्टेबल एजेंट को थोड़ा बहुत कमीशन भी देता है। उसके बाद एजेंट स्नेहा को वो स्लिप ओपन करने के लिए कहता है। जब स्नेहा उस स्लिप को ओपन करती है तो सच में उस स्लिप में उसी चोर का नाम होता है। तो स्नेहा शॉक से एजेंट से पूछती है, आपने कैसे गेस किया? तो एजेंट कहता है, जो भी गलत काम करेगा वो पहले अपनी सिफारिश करने लगता है। उसके बातों में घबराहट महसूस होने लगती है और उसी तरह उसकी आंखों से साफ नजर आता है कि वो कुछ गलत किया है। तो पहले ही नजर में मैंने उसको परख लिया था। कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है। तो ऐसे एजेंट छोटे मोटे केसेस लेके अपना गुजारा करने लगता है। उसी वक्त एजेंट का एक जर्नलिस्ट दोस्त जिसका नाम है शिरीष, ये एजेंट से मिलने आता है और उसी बातों ही बातों में शिरीष एजेंट को कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के बारे में बताने लगता है। यानी पिछले कुछ महीनों से रेलवे ट्रैक्स पर कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज पाई जा रही है और इन डेड बॉडीज की कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं है और इन डेड बॉडीज को कोई क्लाइम भी नहीं करने आया। इसीलिए पुलिस इन डेड बॉडीज को थोड़े दिन के लिए रखती है। उसके बाद इन डेड बॉडीज को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पता नहीं ये डेड बॉडीज किसकी है और कहां से आ रहे हैं। यह सुनने के बाद एजेंट को इस केस पर बहुत इंटरेस्ट होने लगता है और शिरीष की हेल्प मांगता है। तो उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है, यानी एजेंट की माँ अपने सर पर कुछ नारियल फुड़वा रही है। यानी साउथ इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह होता है, यानी मन्नत के नाम पर ऐसे कुछ चीजें होती है। तो इसी की वजह से एजेंट की माँ की डेथ होगी। तो एजेंट सडनली अपनी नींद से जाग जाता है, यानी वो एक ख्वाब देख रहा था कि तभी शिरीष एजेंट को कॉल करके एक डेड बॉडी के बारे में बताता है। तो उसी तरह एजेंट वेंकटाचलम रेलवे ट्रैक पर जाता है। यहाँ पर एजेंट को एक अकेली कार दिखती है और देखने में ये कार किसी एजेंसी की दिखती है जो भाड़े पे देते हैं। तो कुछ ही दूरी पे एजेंट एक डेड बॉडी को देखता है। तो एजेंट उस डेड बॉडी की इंस्पेक्शन करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक बर्गर सीआई आता है। हाँ, बर्गर, ये हमेशा बर्गर खाते रहता है। तो ये सीआई एजेंट को पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एजेंट अपना इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन एजेंट के कहने के बावजूद भी वो सीआई एजेंट को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि डेड बॉडी के पास एजेंट था और सस्पेक्ट के तौर पर ये सीआई एजेंट को गिरफ्तार कर लेता है। थोड़ी देर बाद एजेंट का फ्रेंड और स्नेहा ये दोनों एजेंट को छुड़ाने के लिए आते हैं और इस सीआई को सारा किस्सा बताने लगते हैं और मेरे कहने पर ही एजेंट वहाँ पर गया था। लेकिन ये बर्गर सीआई इनकी बातों को नहीं मानता, जाके बेल ले आने के लिए कहता है। लेकिन उस दिन हॉलिडे होता है, बेल के लिए अप्लाई करना नामुमकिन है। इसके लिए एजेंट एक रात जेल में रुकना पड़ेगा। यही बात शिरीष एजेंट को समझाने लगता है। तो एजेंट भी शिरीष से कहता है, एक ही रात की बात है ना, चलो कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो उसी दिन रात एजेंट के सेल में कुछ कैदी भी होते हैं। तो एजेंट 1 बाय 1 कह के उन कैदियों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देते रहता है, कैसे वो लोग अपने केस से बाहर आ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर थोड़ा बहुत फन होता है। तो थोड़ी देर बाद उस सेल में एक और आदमी आता है और ये बहुत उदास नजर आता है। इस आदमी को उदास हुआ देखकर एजेंट इस आदमी की प्रॉब्लम पूछता है। तो ये आदमी रोते हुए अपना नाम बताता है और इसका नाम है मारुति राव। और मारुति राव एजेंट को अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है, यानी इसकी स्टोरी बताने लगता है। कुछ दिनों पहले इसकी बेटी दिव्या अंगोल गई थी, लेकिन वापस नहीं आई क्योंकि मेरी बेटी को किसी ने रेप कर दिया और उसे बुरी तरह से मार भी दिया। और जब मैं इसके बारे में केस लिखाने गया था तो पुलिस वाले मेरी बेटी को ही ब्लेम करने लगे कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड था और वो ड्रग्स लेती थी वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। और जब मैं मेरी बेटी का फोन चेक किया तो उस वक्त 3 अननोन नंबर्स थे। तो इसी नंबर्स को लेकर मैं फिर पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया और ये पुलिस वाले खुद मुझे ही अंदर डाल दिए झूठे केस में। तो एजेंट मारुति राव को वो 3 नंबर्स देने के लिए कहता है। तो उसी तरह मारुति राव वो 3 नंबर्स एजेंट को देता है और उसी तरह एजेंट को अपनी बेटी यानी दिव्या की फोटो दिखाता है। और उसी में मारुति राव एजेंट से ये भी कहता है, कल मुझे सब जेल ले जाया जाएगा और मेरी बेटी का कत्ल करने वाले ये 3 लोग ही हो सकते हैं। ये सुनने के बाद एजेंट मारुति राव को दिलासा दिलाता है। तो दूसरे दिन एजेंट बेल पे रिहा हो जाता है और कल रात सेल में जो इसके साथ इंसिडेंट्स हुआ था ये सारी बातें अपने असिस्टेंट स्नेहा को बताने लगता है और एजेंट ठान लेता है कि मारुति राव का केस ये हैंडल करेगा। अब एजेंट स्नेहा को वो 3 नंबर्स देता है उनके डिटेल्स निकालने के लिए। तो थोड़ी देर बाद स्नेहा उन तीनों के डिटेल्स निकालती है। उनमें से 2 लोग
मेल होते हैं और एक फीमेल होती है। एक का नाम है अजय, दूसरे का हर्षा और तीसरी लड़की का नाम है वसुधा। उसके बाद एजेंट और स्नेहा अपना भेष बदल के उन लोगों के एड्रेस जा पहुंचते हैं, उनकी फैमिली से पूछताछ करने लगते हैं और यहाँ पर एजेंट को ये बात पता चलती है कि जिस दिन दिव्या का मर्डर हुआ था उस दिन ये तीनों भी ओंगोल में ही थे। सॉरी, 3 नहीं 2 लोग, हर्षा और अजय। वसुधा का अभी तक अता पता नहीं है। तो फिर दूसरे दिन एजेंट और स्नेहा ये दोनों अलग अलग इन दोनों का पीछा करते हैं और अजय इस कार एजेंसी जाता है। ये कार एजेंसी वही है जिस दिन एजेंट ने वहाँ पर उस कार को देखा था। यहाँ पर स्नेहा ये सीन देखती है, यानी किसी सुपरमार्केट में एक शख्स हर्षा को कुछ कवर देते रहता है। उसी तरह यहाँ पर अजय कोई और 2 लोगों से मिलता है। तो इसी दरमियान में एजेंट किसी ठेले वाले की हेल्प करता है, यानी इस ठेले वाले की चाकू और कुछ नारियल से नीचे गिर जाते हैं, उनको उठा के ऊपर रखता है। वहाँ से अजय मार्शल रूम जाता है और यहाँ पर हर्षा किसी और के साथ मिलकर उस रेलवे ट्रैक पर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। यह चीज स्नेहा ऑब्जर्व करती है। एट द एंड ऑफ द डे हर्षा और अजय ये दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं और इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, कुछ बहस होती है। तो ऐसे एजेंट और स्नेहा ये दोनों पूरा दिन अजय और हर्षा का पीछा करते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी मालूमात करने के लिए। जब एजेंट और स्नेहा वापस आ रहे होते हैं तब एजेंट को एक कॉल आता है, यानी वसुधा के बारे में कुछ पूछताछ की रखी थी, लेकिन अब वसुधा उस पुराने घर में नहीं रहती, वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। यही बात उस तरफ का आदमी एजेंट को बताने लगता है कि तभी एजेंट को हाईवे पे एक लड़की दिखती है और ये लड़की कोई और नहीं दिव्या है, यानी मारुति राव की बेटी। एजेंट शॉक में रह जाता है। एजेंट दिव्या से बात करने के बाद ये पता चलती है कि दिव्या को तेलुगु लैंग्वेज ही नहीं आती। WTF मैन। दिव्या एजेंट से कहती है, यार निंगू என்ன பேசுறீங்க? कि तभी दिव्या का बाप वहाँ पर आता है और एजेंट से कहता है, डे रेप गिप என்ன சொல்றது பைத்தியமா போடா पो। लेकिन बेचारा एजेंट को मेरी उतनी तमिल भी नहीं आती। तो यही बात जानने के लिए एजेंट सब जेल जाता है, यानी उस दिन मारुति राव ने एजेंट को कहा था कि उसको सब जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ आने के बाद एजेंट को यह पता चलता है मारुति राव के नाम की कोई एंट्री ही नहीं है। 1 से 2 बार चेक करने के बाद भी ये पुलिस वाला एजेंट को यही कहता है पिछले 2 दिनों में किसी की भी एंट्री नहीं हुई है। वहाँ से एजेंट ये पुलिस स्टेशन आता है जिस दिन एजेंट यहाँ पर कैद था और CI और उस कांस्टेबल से मारुति राव के बारे में पूछता है, लेकिन इनका कहना भी यही होता है कि मारुति राव का नाम का कोई शख्स ही नहीं है। उस दिन एजेंट के साथ जो आदमी था उसका नाम था गोपालम और वो ड्रिंक पी के न्यूसेंस कर रहा था, उसी के केस में इसको अंदर डाला गया था। ये सुन के एजेंट शॉक में रह जाता है। तो फिर इसी का पता लगाने के लिए एजेंट और स्नेहा ओंगोल जाते हैं, यानी ओंगोल में ही दिव्या की बॉडी पाई गई थी। वहाँ के कुछ पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करने लगता है। तो सेम उसी तरह वो पुलिस वाले एजेंट को ये बताते हैं कि दिव्या नाम की कोई लड़की का मर्डर ही नहीं हुआ है और दिव्या नाम की लड़की का कोई केस ही नहीं है। हाँ, एक डेड बॉडी मिली थी लेकिन वो मेल की थी, ना ही कि लड़की की। ये सारी बातें देखकर सुनकर एजेंट का दिमाग घूमने लगता है। एक तरफ वो रेलवे ट्रैक्स पर डेड बॉडीज और दूसरी तरफ मारुति राव और दिव्या का केस और तीसरी तरफ ये तीनों लोग अजय, हर्षा और वसुधा। और जब ये दोनों ओंगोल से अपने गाँव नेल्लोर आ रहे होते हैं तो बीच में ढाबे में कुछ देर के लिए रुकते हैं, यानी चाय वगैरह पीने के लिए। तो सडनली एजेंट को टीवी में एक न्यूज दिखती है, यानी अजय का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया है। ये देखने के बाद एजेंट और शॉक में रह जाता है कि तभी उसी ढाबे के पास एजेंट के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। इसका नाम है वंशी और ये पुलिस वाला एजेंट को गिरफ्तार कर लेता है। तो एजेंट उस पुलिस वाले से पूछता है, क्यों मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? तो वो पुलिस वाला एजेंट से कहता है, तुमने अजय का कत्ल किया है। और एजेंट बिना डिफेंस किए उस पुलिस वाले के साथ चला जाता है। उसके बाद जब एजेंट सेल में होता है तब शिरीष एजेंट के पास आकर उसे डांटने लगता है, क्यों तुमने अपना डिफेंस नहीं किया? तुम पुलिस वालों को बताना चाहिए था कि तुमने अजय का मर्डर नहीं किया। लेकिन एजेंट शिरीष को समझाने लगता है कि मेरी बात को पुलिस वाले नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने अजय को फॉलो किया था और हर CCTV कैमरेस में मैं ही नजर आऊंगा और वहाँ पर किसी से भी पूछा जाए तो वो लोग मेरा ही नाम लेंगे, मेरी शक्ल पहचान कर वो साफ पुलिस वालों को बता देंगे। इसके लिए मैंने डिफेंस नहीं किया, बताना वेस्ट समझा। उसके बाद एजेंट ये अंदाजा लगाता है कि अजय का कत्ल हर्षा ने किया होगा
इसीलिए अजय के मरने के बाद हर्षा बाहर नहीं आया और वहीं पर स्नेहा को हर्षा को कॉल लगाने के लिए कहता है, लेकिन हर्षा का कॉल नॉट रीचेबल होता है। तो एजेंट ये समझता है कि हर्षा ने अजय का कत्ल किया और उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। तो इस तरह इन तीनों के बीच ये डिस्कस होते रहता है। तो यहाँ पर इनकी बातें एसआई वंशी सुन रहा होता है और उसी में एजेंट शिरीष को स्नेहा को हर्षा के घर जाने के लिए कहता है, उसका पता करने के लिए। जब ये दोनों हर्षा के घर जाते हैं, यहाँ पर हर्षा कब का मर चुका होता है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। पहले अजय मारा गया, उसके बाद हर्षा। यही बात स्नेहा एजेंट को आके बताने लगती है। तो अब जाके एजेंट को धीरे धीरे समझ आने लगता है, किसी ने इन दोनों का मर्डर का इल्जाम एजेंट पर डाल दिया है और उन दोनों का मारने का वेपन है एक चाकू और उसी तरह एजेंट के घर में कुछ ड्रग्स भी पाए गए। इसकी वजह से एजेंट के खिलाफ ये केस और भी स्ट्रांग हो चुका है। और फिर एजेंट को ये याद आने लगता है वो मर्डर वेपन और कोई भी नहीं ये है, यानी उस दिन एजेंट ने किसी ठेले वाले की हेल्प की थी, उसका चाकू और नारियल उसको उठा के दिए थे, तो उसी की मदद से इन्होंने मुझे फंसाया। तो एजेंट शिरीष को बेल लाने के लिए कहता है, यानी इसे छुड़ाने के लिए। लेकिन फिर एजेंट को ये भी याद आता है कि जिस दिन अजय का मर्डर हुआ था उस दिन एजेंट और स्नेहा ये दोनों अंगोल गए थे, यानी दिव्या के केस के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो इसी सीसीटीवी की मदद से एजेंट को बेल मिल जाती है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज उतनी क्लियर नहीं होती। एजेंट को सिर्फ 5 दिनों के लिए बेल मिलता है। इसी दरमियान में एजेंट को बेगुनाह साबित करना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और शख्स का इंट्रोडक्शन होता है और ये आदमी एजेंट को फॉलो करते रहता है। ये आदमी कौन है आपको आगे पता चलेगा। तो पहला तो एजेंट और स्नेहा उस कार एजेंसी को जाते हैं। अजय की फोटो दिखाकर उस आदमी से पूछताछ करने लगते हैं कि 2 दिन पहले ये आदमी तुम्हारे पास आया था, किस लिए आया था। तो वो आदमी एजेंट से कहता है ये आदमी किसी काम से ओंगोल गया था और ये हमारी ही कार लेके गया था, लेकिन कुछ सामान अपने कार में भूल गया था, उसी को लेने के लिए वो फिर हमारे एजेंसी आया था। फिर ये दोनों उस मास्टरी रूम जाते हैं, यानी यहाँ पर भी अजय आया था। तो यहाँ पर एजेंट को ये बात पता चलती है कि अजय ने इस आदमी से कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहा था, कुछ डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। तो वो रिपोर्ट्स ना होने की वजह से अजय इसीलिए वहाँ से गुस्से में चला गया। उसके बाद एजेंट ये आदमी से मिलता है, यानी हर्षा ने इस आदमी से भी मिला था। वो इसलिए है कि अजय और हर्षा ये दोनों भी उसी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज पर सर्च कर रहे थे। जब ये दोनों सर्च कर रहे थे उसी में हर्षा की बाइक की वहाँ पर गिर गई थी, वहाँ पर गुम हो गई थी। इसी को सर्च करने के लिए हर्षा यहाँ पर आया था। तो इन सारे सबूतों को देखकर एजेंट को ये बात पता चलती है कि अजय और हर्षा ये दोनों भी उसी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज पर काम कर रहे थे जो रिसेंटली एजेंट ने स्टार्ट किया था। लेकिन किसी ने उन दोनों का कत्ल कर दिया और उसका इल्जाम एजेंट पर डाल दिया। उसके बाद एजेंट स्नेहा को अजय के घर भेजता है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए। पहले तो अजय की वाइफ स्नेहा को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन धीरे धीरे स्नेहा अजय की वाइफ को मना लेती है और अजय की वाइफ स्नेहा को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और उन डॉक्यूमेंट्स में ये होता है, यानी अजय और हर्षा डिफरेंट डेड बॉडीज के फोटोग्राफ्स ले रखे थे, उसके बारे में कुछ आर्टिकल लिख रहे थे। उसके बाद ये दोनों चोरी चुपके हर्षा के घर में एंटर होते हैं। तो यहाँ पर स्नेहा को ये कवर दिखता है, यानी उस दिन सुपरमार्केट में एक आदमी हर्षा को ये कवर दे रहा था। तो एजेंट उस कवर को जब ओपन करता है उस कवर में एजेंट का इंफॉर्मेशन होता है, उसका नाम, पता वगैरह वगैरह। ये देखकर ये दोनों और शॉक में रह जाते हैं, यानी हर्षा और अजय को इन दोनों को ऑलरेडी पता था कि एजेंट भी इसी केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो यहाँ पर बाय मिस्टेकली स्नेहा अपना मोबाइल फोन हर्षा के घर में ही भूल जाती है। उसे ही लाने के लिए फिर स्नेहा अंदर जाती है। तो मौके का फायदा उठाकर कोई शख्स एजेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम पे स्नेहा वहाँ पर पहुँच जाती है और एजेंट को बचा लेती है। लेकिन अनलकीली ये दोनों उस आदमी का पीछा नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद एसआई वंशी इन दोनों से मिलने आता है, क्योंकि वंशी को लगता है एजेंट की केस में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है और एजेंट को कोई फंसा रहा है। इसी की हेल्प करने के लिए एसआई वंशी सामने आता है। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद स्नेहा उस आदमी को पहचान लेती है जिसने हर्षा को कवर दिया था, और वो आदमी और कोई नहीं एक कांस्टेबल होता है। तो उसी तरह वंशी उस कांस्टेबल को बुलाता है और उसे पूछने लगता है क्यों तुमने हर्षा को वो कवर दिया। तो वो कांस्टेबल वंशी को बताने लगता है हर्षा ने ही एजेंट के डिटेल्स मांगे
थे। तो मैं हर्षा की हेल्प करने के लिए ही एजेंट के डिटेल्स हर्षा को दिया था, क्योंकि एजेंट भी उसी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो दोनों प्लान बना चुके थे कि वो दोनों एजेंट से मिलने वाले थे। तो ऐसा यहाँ पर डिस्कस होते रहता है कि तभी एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है और इसकी बेटी मिसिंग है, उसी की कंप्लेंट लिखा रहा है ये। तो कंप्लेंट देने के बावजूद भी पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। इसी की शिकायत ये आदमी पुलिस से कर रहा होता है। तो वंशी के पूछने पर वो आदमी अपनी बेटी के कुछ निशानात बताने लगता है। फिर दूसरे दिन पुलिस को ये खबर आती है किसी रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई है और ये आदमी उस डेड बॉडी को देखकर पहचान लेता है कि ये इसी की बेटी है और ये कोई नहीं वसुधा है। यानी वसुधा के हाथ में एक बचपन का मार्क था, उसे ही मार्क को देखकर ये आदमी अपनी बेटी को पहचान लिया। तो यहाँ पर इन तीनों की भी डेथ हो गई जो एजेंट सर्च कर रहा था, यानी अजय का, हर्षा का और वसुधा का। तो वहीं पर ही एजेंट इस आदमी को पकड़ लेता है जो बहुत दिनों से एजेंट को फॉलो कर रहा था। ये लोग इस आदमी को अपने ऑफिस लाते हैं। इससे पूछताछ करने पर ये बात पता चलती है कि इसका नाम बॉबी है और ये भी एक छोटा सा डिटेक्टिव है और ये कर्नाटका का रहने वाला है। तो बॉबी को किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो एजेंट साई श्रीनिवास का पीछा करे, उसके एक्टिविटीज गौर करे, क्योंकि एजेंट किसी का कत्ल किया है और वो कत्ल किसका था? ऑफ कोर्स अजय का और हर्षा का। तो सारा सब कुछ सुनने के बाद ये बात क्लियर होती है कि बॉबी को भी किसी ने फंसाने की कोशिश की है। यानी पहले अजय और हर्षा का मर्डर एजेंट पर डालना चाहते थे और फिर एजेंट को मार के उसका कत्ल का इल्जाम बॉबी पर डालना चाहते थे, लेकिन एजेंट के पास ठोस सबूत थे, इसलिए एजेंट बच गया। और यहाँ पर सारे लोग इस डेड बॉडीज की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये सारे डेड बॉडीज काकीनाडा और तड़ा के रेलवे स्टेशन के बीच ही पाए गए हैं और ये डेड बॉडीज किसी गूड्स ट्रेन से फेंका गया है। और इसी में ये बात भी पता चलती है कि शायद वो लोग अरंबाकम यानी तमिलनाडु का जो एरिया होता है वहाँ से ये लोग डेड बॉडीज को लोड करते हैं और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में आकर उन डेड बॉडीज को इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि अगर स्टेट बदला तो उन डेड बॉडीज की शिनाख्त नहीं हो पाएगी। तो पुलिस भी अपने स्टेट में ही इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, इसीलिए उन डेड बॉडीज की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाया और ना ही उन डेड बॉडीज को कोई क्लेम करने आया। तो इसी बात को जानने के लिए ये लोग अरंबाकम जाने को प्लान करते हैं। जब एजेंट अपने ऑफिस क्लोज कर रहा होता है कि तभी दो लोग आकर एजेंट को गोली मार देते हैं। तो फौरन स्नेहा और बॉबी एजेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ और ही होता है। एजेंट खुद की फेक डेथ क्रिएट किया है ताकि जो इसको फॉलो कर रहे हैं उनको इसकी फेक डेथ दिखा सके, एक फेक इंसिडेंट दिखा सके। इस तरह ये चारों लोग अरंबाकम जा पहुँचते हैं। तो अरंबाकम में आधे घंटे के लिए एक गूड्स ट्रेन रुकती है। तो यही रेलवे स्टेशन में एक ड्रामा कंपनी का पता चलता है, लेकिन फिलहाल वो बंद पड़ा है। तो उसी कंपनी को देखने के लिए ये चारों वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एजेंट को मारुति राव दिखता है, यानी गोपालम। और एजेंट गोपालम को दो झापड़ लगाता है। उसके बाद गोपालम एक रियल स्टोरी बताने लगता है। यानी कुछ महीनों पहले गोपालम को एक कॉल आया था। उस कॉल के थ्रू गोपालम को एक काम सौंपा गया। वो लोग गोपालम को कुछ लाशें देते थे। गोपालम उन लाशों को अपने एम्बुलेंस में ले जाता और स्टेट के बाहर जाकर कहीं दूर जंगलों में उन लाशों को जला देता था। ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए। वो लोग लाशें देते रहे, ये लोग वहाँ पर जाके जलाते रहे। लेकिन एक दिन कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स इनको देख लिया। इसकी वजह से गोपालम को ऑर्डर आया कि वो अंडरग्राउंड हो जाए थोड़े दिन के लिए। उसी तरह गोपालम और उसके कुछ आदमी थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो चुके थे। फिर थोड़े दिन के बाद ये काम कंटिन्यू होने लगा, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होने लगा। यानी गोपालम को लाशें मिलती और उन लाशों को एक दूसरी वैन में ले जाया जाता। वहाँ पर 7-8 घंटे रखने के बाद फिर गोपालम उन लाशों को अपनी वैन में लेता और वहाँ से वो गूड्स ट्रेन चढ़ाकर दूसरे स्टेट यानी आंध्र स्टेट में जाके उन लाशों को इधर उधर फेंक देता था, लावारिस लाशों की तरह। तो इसीलिए रेलवे ट्रैक्स पर उन लाशों को पाया जाता था। तो फिर थोड़े दिन बाद गोपालम को ये समझ आया कि आखिरकार ये माजरा कहाँ है, ये लाशें कहाँ से आ रही है। एक्चुअली में किसी के गाँव में किसी की डेथ हो जाती थी, तो उन लोगों को ये भरोसा दिलाया गया 3 दिनों के अंदर उन लाशों का अंतिम संस्कार करना होगा काशी ले जाकर। अब यहाँ के कुछ पूर
फैमिलीज होते हैं वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। काशी को जाने आने में तो पैसे खर्च ही होते हैं, इसलिए वहाँ के गाँव वाले अपने लाशों को दूसरों को दे देते थे और वो लोग उन गाँव वालों को ये भरोसा दिलाते थे कि वो लोग काशी ले जाकर वहाँ पर उन लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन वो लाशों को ना अंतिम संस्कार हुआ ना उनको काशी ले जाया गया, उन लाशों को तो इधर उधर फेंक देते थे। तो इसी में एजेंट को ये बात भी पता चलती है कि यही इंसिडेंट इसकी माँ के साथ भी पेश आया है। इसीलिए एजेंट आने से पहले एजेंट का मामा इसकी माँ की लाश किसी और को दे दी और एजेंट की माँ की लाश भी लावारिस लाश बन गई। तो इसी दरमियान में वंशी को एक कॉल आता है, यानी रिसेंटली रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी पाई गई थी, उसकी फिंगरप्रिंट्स गुजरात के एक क्राइम स्पॉट पर पाए गए। तो ये भी बहुत कंफ्यूज होने वाली बात है, इंसान तो कब का मर चुका और उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं दूर और वो भी उसके मरने के बाद पाए गए। तो यहाँ पर एजेंट को सब कुछ क्लियर समझ आने लगता है, यानी वो लोग डेड बॉडीज को इसलिए लेते थे ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स को हासिल करे और ये प्रोसेस विद इन टाइम में हो जाना चाहिए। इसीलिए गोपालम जब डेड बॉडी को लाया जाता तो वो लोग किसी दूसरे वैन में शिफ्ट कर वहाँ पर उनके फिंगरप्रिंट्स को एक्सट्रैक्ट करते थे और इसी फिंगरप्रिंट की मदद से कोई भी क्राइम को आसानी से हटका सकते हैं। कुछ लोग हैं इन फिंगरप्रिंट्स को बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग कुछ गलती कर देते हैं, इसीलिए वो लोग अजय और हर्षा को मार दिया था और वो गलती है ये तावीज। यानी एक दिन गोपालम की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से वो उस काम के लिए जा नहीं पाया, उसकी वजह से वो दूसरे को भेजा था और उस आदमी को ये पता नहीं था जब लाशों को फेंका जाता है तो उनके हाथों से पैरों से कुछ भी सामान नहीं रखते, वो सारे सब कुछ ले लेते हैं। अब चूंकि इस नए आदमी को पता नहीं थी, वो उस लाश को ऐसे ही फेंक दिया और यही बात एजेंट भी फाइंड आउट कर लेता है। तो इसी ताबीज की मदद से एजेंट ये अंदाजा लगाता है कि हो ना हो ऐसे काम डिवोशनल नेम के कंपनी से ही जुड़े हो सकते हैं, जिससे लोगों को डाउट ना आए और बॉबी को कुछ डिवोशनल नेम्स के कंपनी से निकालने के लिए कहता है जो इस ताबीज से रिलेटेड हो। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और यहाँ पर स्नेहा और वंशी ये दोनों अजय और हर्षा के कॉलेज जाते हैं उनके बारे में पूछताछ करने के लिए। और स्नेहा को यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, यानी अजय, हर्षा, वसुधा ये तीनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था रिलीजियस क्राइम्स इन इंडिया, यानी रिलीजियस के नाम पर इंडिया में क्या क्या क्राइम होते हैं उसी के बारे में इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, उसी को लेकर इन्होंने आर्टिकल भी लिखा था और वहीं पर कुछ ग्रुप्स फोटोज भी मिलते हैं। तो ये सारे सबूत स्नेहा एजेंट को देती है और यहाँ पर एजेंट उन सारे सबूतों को इकट्ठा करता है, बहुत गौर से एग्जामिन करता है और यहाँ पर एजेंट को एक बहुत बढ़िया क्लू मिलता है, यानी इन सारे डेड बॉडीज की किसी ने भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई और इन सारे डेड बॉडीज को पुलिस ने जला दिया, ना ही इन डेड बॉडीज को कोई क्लेम करने आया। लेकिन एक शख्स मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया और वो मिसिंग रिपोर्ट थी वसुधा की और एजेंट उन लोगों को एक फोटो दिखाता है, यानी उन ग्रुप्स फोटोज में वसुधा के हाथ में टैटू नहीं थी और जब उस दिन वसुधा का बाप वसुधा की लाश की शिनाख्त के लिए आया था उसने कहा था कि उसके बेटी के हाथ में एक टैटू है, इसका मतलब है वो लाश झूठी, वसुधा अभी भी जिंदा है और वसुधा इसका बाप ही ये सारा खेल रच रहे हैं। और यहाँ पर इनका असली चेहरा सामने आता है और वसुधा अब एक एनजीओ चलाती है और इसका नाम है पेतबल्ली अम्मांस एनजीओ, इसीलिए इन पर डाउट नहीं गया। एक्चुअली में अजय और हर्षा को ये बात पता चल चुकी थी और यही बात ये लोग एजेंट को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान में अजय और हर्षा को मार दिया और वसुधा का भी फेक डेथ दिखाने के लिए वसुधा का बाप उस दिन उसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए आया ताकि लोगों के सामने ये दिखा सके कि वसुधा भी मर चुकी है। और जब मौका मिला था तो ये लोग एजेंट को भी मारने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। तो इनका प्लान यही था एजेंट को मार के इसका इल्जाम बॉबी पे डाल दे, तो इनडायरेक्टली बॉबी को भी इस केस में फंसाया गया। तो उसके बाद एजेंट और उसकी टीम इस एनजीओ जा पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से कब का फरार हो चुके हैं। और यहाँ पर भी एजेंट अपना दिमाग चलाता है और ये फाइंड आउट कर लेता है कि वो शायद राजस्थान जा चुके हैं क्योंकि उस वक्त वही एक ट्रेन है। तो उसी तरह एजेंट और उसकी टीम वसुधा और उसके बाप के पास आते हैं और इनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं।
एजेंट वसुधा से एक सेल्फी लेता है क्योंकि केस सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर बॉबी अपने गाँव लौट जाता है और एजेंट और स्नेहा अपनी रूटीन लाइफ की तरह छोटे छोटे केसेस सॉल्व करने लगते हैं। तो मूवी में एक गहरा मैसेज है और वो है अंधविश्वास। कुछ लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं, जैसा इस मूवी में हुआ। दोस्तों, यकीन अलग बात है और अंधविश्वास अलग बात है। एक्चुअली में अजय, हर्षा, वसुधा ये तीनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन अजय और हर्षा ये दोनों सही राह चुने, इस चीज को सही इस्तेमाल करने का सोचा, और दूसरी तरफ वसुधा उसी चीज को बुरे कामों में लगाती रही। और जैसा एजेंट बताया था, कोई भी बड़ा क्रिमिनल हो, कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है। फाइनली डायरेक्टर हमको एक मैसेज देते हैं और वो ये है, ये बिलीफ इज नॉट मेरली एन आइडिया द माइंड पोसेसेस, इट इज एन आइडिया दैट पोसेसेस द माइंड। यानी एक विश्वास केवल एक विचार नहीं है जो मन के पास है, ये एक विचार है जो मन के पास है।